जीरापुर में सेना से रिटायर होकर घर लौटे सैनिक, क्षेत्र के लोगों ने किया जोरदार स्वागत। डीजे पर देशभक्ति गीत की धुन पर निकाला गया जुलूस। नरसिंहपुर में दिव्यांगों के लिए लगे शिविर में दिखी अव्यवस्थाएं। शिविर में चलते परेशान होते नजर आए दिव्यांगों का किया जाना था स्वास्थ्य परीक्षण। पृथ्वीपुर जिले के एक सीआरपीएफ जवान ने की परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग। भाई के हत्यारों से जान से मारने की मिल रही धमकियां। जवान के छोटे भाई की हुई थी निर्मम हत्या। रायपुर में गोल बाजार के व्यापारियों ने बनाई मानव श्रृंखला। सारा का सारा गोल बाजार हमारा के लगे नारे। गोल बाजार को लेकर महापौर के बनाए नियमों से है नाराज। और कोरिया में तालाब में डूबने से हुई बच्चे की मौत। शौच करने तालाब गया था बच्चा, बच्चे को रहती थी मृत्यु की शिकायत। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर भारत। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देश की सीमाओं पर भारतीयों की रक्षा करने वाले वीर जवानों का सेवा काल पूरा हो चुका है। अब सैनिक सेवा से रिटायर होकर वे घर वापसी कर रहे हैं, जिसमें जीरापुर नगर में घर लौटे दोनों सैनिकों का गांव के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। रामगढ़ ग्राम के दो सैनिक राधेश्याम दांगी सूबेदार ने सेना में 28 साल तो बालाराम दांगी हवलदार ने 22 साल तक अपनी सेवाएं दी। वहीं विवेकानंद चौराहे पर पूर्व विधायक हजारीलाल दांगी और मंडल अध्यक्ष विष्णु सिंह पवार ने माला पहनाकर स्वागत किया और डीजे पर देशभक्ति की धुन पर जुलूस निकाला। नरसिंहपुर जिले में प्रदेश के वन मंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री डॉक्टर कुंवर विजय शाह के मुख्य आतिथ्य में पीजी कॉलेज ऑडिटोरियम में शिविर का आयोजन किया गया। इसमें एडिप योजना और राष्ट्रीय वयोश्री योजना के तहत दिव्यांगों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जाना था, लेकिन कार्यक्रम में व्यापक अव्यवस्थाओं के चलते कई दिव्यांग परेशान होते नजर आए। इसमें पुलिस विभाग द्वारा लगाए गए बैरिकेड की वजह से आयोजन स्थल पर पहुंचने में शारीरिक रूप से दिव्यांगजन बड़ी मुश्किल से कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पाए, लेकिन विभागीय अधिकारियों ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। ना तो उन्हें किसी प्रकार की उचित व्यवस्था प्रदान की गई और ना ही लोगों को सामग्री प्रदान की गई। काउंटर पर रखे हुए उनके डॉक्यूमेंटेशन होने वाले हैं, उनको हमने रखा है, लेकिन काउंटर पे कोई नहीं है। काउंटर खाली पड़ा, वहाँ कोई नहीं है। लोग आए थे, उनको वहाँ पर डॉक्टर्स थे, दिव्यांग सर्टिफिकेट बन रहे थे, तो दिव्यांग सर्टिफिकेट डॉक्टर्स ने बनाए थे। जो जरूरी दस्तावेज थे वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे जमा हो चुके थे। कुछ हितग्राही ये बता रहे थे कि उनको ये बोला गया कि अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो ये नहीं चलेगा, आपको वहाँ जाना पड़ेगा, फिर से आपका नया बनेगा। तो इस तरीके से क्या बरगला की भीड़ इकट्ठी करी गई थी? यहाँ पर भीड़ इकट्ठी तो नहीं की गई थी कि किसी को जबरदस्ती पकड़ के लाया हो। देखिए, सबकी खाने की व्यवस्था प्रशासन ने की थी। हो सकता है 3-4 हज़ार आदमियों में किसी को लेट मिला हो, किसी को कम मिला हो, लेकिन मैंने आते आते पुनः अभी जिला सीओ को बोला है एक भी व्यक्ति भूखा ना जाए और जो गाड़ियों से वो आए हैं उनको अपने यथास्थान सम्मान से पहुँचाया जाए। यहाँ पर आए थे, कुछ लाभ मिला आपको? कुछ नहीं मिला, पर सर घूम रहे हैं यहाँ पे, 3 साल से घूम रहे हैं, पैर विकलांग नहीं बन रहा। विकलांग सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा? हाँ, और पैर ऐसा नहीं पूरा खराब है। देखो जी, चल तो नहीं बनता, वो तो चल रहा हूँ मैं, ना कुछ हो रहा है, न घूमता हूँ अकेला, ना कुछ अच्छा। है। गुड़िया चलती नहीं है, हाँ, इसलिए आए। प्रमाण पत्र बनवाने के लिए? हाँ। बन गया प्रमाण पत्र? नहीं रहना, क्या बोला? जहाँ जोते हैं जहाँ बोलते हैं, अगर जहाँ जाओ तो नहीं, लेट होगा बोलते हैं। हाँ, और परेशानी तो होती है, नहीं ले जाए तो लाना, दिक्कत कितनी हो जाए। और इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ नरसिंहपुर संवाददाता खबर भारत के लिए मनोज नोरिया फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से हमने पीड़ित की बातों को भी सुना और कुंवर शाह साहब की बातों को भी सुना, उन्होंने कहा कि ध्यान रखेगी टीम की एक भी व्यक्ति भूखा ना जाए, लेकिन अगर पीड़ितों की व्यथा को सुने तो जो कार्यक्रम स्थल था वहां पहुंचने में तस्वीरें बयां कर रही, देखिए कितनी परेशानी आ रही है लोगों को और भूख प्यास से भी वो तड़पते नजर आए थे। क्या है पूरा मामला, क्यों नहीं मंत्री जी की नजर गई इन लोगों पर? मैं आपको बता दूं कि नरसिंहपुर में एक पीजी कॉलेज के ऑडिटोरियम में जो है दिव्यांग
दिव्यांगों के लिए जो है एक शिविर लगाया गया था, जिसमें दिव्यांगों को के लिए वहाँ पर जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो प्रदान जाने थे। जो दिव्यांग व्यक्ति हैं जिनको वैशाली चाहिए या जो ट्राईसाइकिल चाहिए उनको वो देने के लिए कल उनको बुलाया गया था। देखा जाए वहाँ पर जब दिव्यांग नरसिंहपुर से बहुत 60-70 दूर से वहाँ पर पहुंचे तो काफी अवस्थाओं का माहौल वहाँ पर रहा। लोगों को खाने के लिए और या फिर वहाँ पर जो पंजियां करवाने के लिए या फिर वहाँ पर जो स्वास्थ्य परीक्षण के लिए जो लोग हैं काफी परेशान होते देखे गए। क्या कहना था? हमने पीड़ितों की बातों को भी सुना, प्रमाण पत्र नहीं मिले, दूसरी तरफ वो परेशान होते रहे, स्वास्थ्य शिविर में शामिल होने आए लेकिन स्वास्थ्य ही उनका गड़बड़ नजर आया। जी बिल्कुल, जब हमने वहाँ पर कुछ जो पीड़ित व्यक्ति थे, कुछ जो दिव्यांग हैं उनके परिवार वाले थे, जब हमने उनसे बात की कि आप कहाँ से आए हैं तो उन्होंने बताया कि हम कोई गाड़ावाड़ा से आए हुए एक महिला थी। जिस महिला से पूछा कि आप यहाँ पर आई हैं तो आपको यहाँ पर क्या लाभ मिला है सुविधा में, तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ पर आए हैं, हमको कुछ पता ही नहीं यहाँ पर हमको कहाँ जाना है, और जब हम कहीं जाते हैं तो वो लोग बोलते हैं यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। जो ग्राम प्रधान है या जो सचिव है वहाँ पर लोगों को बरगला के या उनको पहुंचा देते हैं कि आप वहाँ चले जाओ, आपको सर्टिफिकेट वहाँ पर बनेगा, विकलांगता सर्टिफिकेट बनेगा। पर जो महिला है या जो बच्चे हैं उनके पहले से ही सर्टिफिकेट बनी हुई है, दोबारा फिर उनको भेज दिया जाता है और वहाँ पर जब परीक्षण होता है तो कहते हैं कि ये सर्टिफिकेट तुम्हारा चाहिए वाला है, ये चलेगा। तो कुछ लोग जो है उनके पैर जो विकलांग जो होते हैं, जिनका पैर टूटा है, पैर खराब है, वो वहाँ पर आए, उनको मतलब जो व्यक्ति थे या जो अधिकारी थे गंभीरता से ना लेते हुए और कोई प्रकार का लाभ नहीं मिल पाया और वो बिल्कुल और परेशान होते नजर आए। खाना पूर्ति सी की जा रही थी। तस्वीरें जिस तरह से देख पा रहे हैं, लोग कितना परेशान हो रहे। एक माँ अपनी बच्ची को लेकर बैठी हुई है धूप में, तो कुछ लोग किस तरह से लाठी टेक टेक कर कार्यक्रम स्थल तक पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि शायद आने जाने की सुविधा भी नहीं थी। किस तरह के प्रमाण पत्र इनको दिए जाने थे? जी, इनको जो है वहाँ पर स्वास्थ्य परीक्षण होने के उपरांत जो है इनको विकलांगता सर्टिफिकेट जो है प्रदान किए जाने थे। और वहीं पर जो इनको है ट्राईसाइकिल या फिर जो इनके जो अंग होते हैं बैसाखी हैं, अन्य प्रकार के जो इनको इंस्ट्रूमेंट है वो इनको मिलना था वहाँ पर कुछ ही लोगों को इसका लाभ मिल पाया, बाकी सभी जो लोग हैं परेशान होते नजर आ रहा है। और वहीं पर जो पुलिस विभाग है, पुलिस विभाग ने भी बैरिकेड लगा दिए, रोड बंद कर दिए। बहुत दूर तक जो विकलांग व्यक्ति हैं या जो दिव्यांग हैं या उनके परिजन है वो इसकी मतलब जो है 100 या 150 मीटर की दूरी पर वो परिजन कहीं कंधे पे लेके जा रहे हैं, उनको कहीं वो मतलब वो उठा के लेके जा रहे हैं पुलिस विभाग और जो जिला प्रशासन। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं मनोज, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं जिला पंचायत सीईओ डॉक्टर सौरभ संजय से बात करने की और तमाम के जो जिम्मेदार लोग हैं। एक महत्वपूर्ण बात मैं आपसे जरूर पूछना चाहूंगी, इस कार्यक्रम के उचित संचालन की जिम्मेदारी किसको सौंपी गई थी? जी, कार्यक्रम की जो संचालन, जो कार्यक्रम के जो प्रभारी अधिकारी थे वो अंजना त्रिपाठी थी, जो सामाजिक न्याय की जो अधिकारी हैं उन्हीं के ऊपर पूरी जिम्मेदारी थी कि जितने भी जो दिव्यांग वहाँ पर आएंगे और उनको सही तरीके से उनको लाभ मिल पाए, उनको प्रमाण जो विकलांगता सर्टिफिकेट है वो मिल पाए, जो उनको पैसा की या ट्राईसाइकिल या जो भी उनको प्रकार का जो भी लाभ है उनको मिल जाए। पर लोग जो है वहाँ पर परेशान होते नजारा इसलिए साफ तौर पर कह सकते हैं कहीं ना कहीं जो सामाजिक न्याय विभाग के जो अधिकारी हैं उनकी साफ तौर पर इसमें जो है उदासीनता या लापरवाही जो है, जिससे कि जो लोग हैं उनको पूरा जो इससे लाभ नहीं मिल पाया। बिल्कुल, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं लेकिन अधिकारियों से चर्चा नहीं हो पा रही है। मैं ज़रूर ये चाहूँगी मनोज आपसे कि अंजना त्रिपाठी से इस तरह के सवाल आप ज़रूर रखिए, उनकी क्या प्रतिक्रिया, उनको क्या पता है कि इस तरह की मुश्किलों का सामना किया है इन दिव्यांगों ने। इनकी सुविधा के लिए लगाया गया था शिविर, लेकिन अव्यवस्थाओं की भेंट चढ़ गया। जब हमने अंजना त्रिपाठी मैडम से बात करने की कोशिश की, पहले तो वो बाइट देने से बचती रही, फिर उसके बाद जब वो बहुत मतलब उनसे बोला कि बाइट देना पड़ेगा तब, या फिर हम ऊपर से जो अधिकारी है अगर आप बाइट दे देंगे तो ऊपर वाले फिर वो बाइट देने के लिए जब तैयार हुई, जब उनसे बोला गया कि मैम यहाँ पर जो लोग आए थे वो काफी परेशान रहे, उनको खाने पीने की जो मनोज आपको यही रोकना चाहूंगी। अंजना जी की हम बात कर रहे हैं तो वो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना त्रिपाठी, आपको बता दें, उप संचालक है सामाजिक न्याय। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हम चर्चा कर रहे हैं दरअसल नरसिंहपुर की उस खबर के बारे में जहां अव्यवस्थाओं के लिए शिविर, अव्यवस्थाओं के चलते जो शिविर था वो सफल नहीं हो पाया और हम समझ सकते हैं कि फोन लाइन कट चुकी है, यानी संपर्क टूट गया है। अब उन्होंने या तो आवाज सुनकर, मुद्दे को समझकर, क्योंकि खबर भारत में लाइव चल रहे हैं हम इस वक्त, तो उन तक ये बात पहुंच चुकी है और शायद वो हमसे बात नहीं कर पाई।
अंजना त्रिपाठी। एक बार फिर से हम प्रयास करेंगे अंजना त्रिपाठी से बात करने की। उप संचालक है सामाजिक न्याय। हमारे संवाददाता ने बताया कि इस पूरे कार्यक्रम की जिम्मेदारी अंजना पर थी। और एक अपडेट हम दर्शकों को देना चाहेंगे कि इसकी जिम्मेदारी अंजना त्रिपाठी पर थी, यानी कि सवालों के जवाब अंजना त्रिपाठी के पास हैं। उन्होंने अपना मोबाइल पहले तो बंद कर लिया और अब लगातार जा रही है रिंग, लेकिन वो उठा नहीं रही हैं। देखते हैं एक बार और प्रयास करने का। अगर वो उठाती हैं फोन तो हम उनसे जरूर पूछना चाहेंगे कि आखिर इतनी चाक चौबंद जिसको हम बोलते हैं व्यवस्था, उसके बावजूद लोग परेशान होते नजर आए। और ये सिर्फ मौखिक बातें नहीं है, वहां के हाल बयां कर रही हैं ये तस्वीरें जो हम इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। नरसिंहपुर से ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर दिव्यांगों के लगे शिविर में अव्यवस्थाएं दिखी। अंजना त्रिपाठी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुकी है। अंजना जी, उप संचालक हैं सामाजिक न्याय अंजना त्रिपाठी। अंजना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्पष्ट है, मैं अब टीम को चाहूंगी कि परेशान ना करें वो इनको। स्पष्ट है कि वो हमसे बात नहीं करना चाह रही, सवालों के जवाब नहीं देना चाह रही। तो चूंकि संवाददाताओं को हमने ये जिम्मेदारी दे दी है कि इस बात को अंजना जी तक पहुंचाएं और उनकी क्या प्रतिक्रिया है ये इसको कैमरे में कैद करें और उस प्रतिक्रिया को हम फॉलोअप के तौर पर इस खबर के लिए चलाएंगे। निवाड़ी जिले से सीआरपीएफ के जवान के द्वारा पूरे परिवार के लिए इच्छा मृत्यु की मांग का मामला सामने आया है। जवान ने कलेक्टर और विधायक से गुहार लगाई है कि उसे न्याय दिलाया जाए। गांव के लोगों के द्वारा लगातार उसके परिवार को जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। दरअसल पृथ्वीपुर क्षेत्र के मड़िया गांव में 24 फरवरी को सीआरपीएफ के जवान लक्ष्मण दांगी के छोटे भाई राहुल दांगी की गांव के ही कुछ लोगों ने निर्मम हत्या कर दी थी, जिसके बाद 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया था। मृतक के भाई लक्ष्मण का कहना है कि आरोपियों के परिजन उसके परिवार को लगातार जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। ऐसे हालात में वो पूरे परिवार समेत इच्छा मृत्यु चाहता है। देखिए, जैसा आपको विदित है, इस मसले में पुलिस ने बहुत संवेदनशीलता के साथ में कार्रवाई की है। पुलिस ने सभी अपराधियों को जो भी थे उनको सम्मिलित किया है। पहले भी हमारी बात हुई है, हमने बात के अकॉर्डिंग पूरे काम किए हैं। पुलिस बहुत संवेदनशील है और हम इसमें तटस्थता के साथ में और कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। एसपी साहब इसमें पूरी तल्लीनता से लगे हैं और उनका पूरा प्रयास है कि कोई भी इसमें अपराधी हो वो छूटे नहीं। ऐसी स्थिति में ऑलरेडी हम लोग बहुत बढ़िया कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे भाई का कत्ल कर दिया है सर, एक हाथ और एक पैर काट के उसको ऐसे फेंक दिया गया है आरोपियों ने। और अभी हम लोग भी आज भी सुरक्षित नहीं हैं। अभी भी जो इनके भाई लोग हैं, ये लोग हमारे ऊपर दबाव बना रहे हैं कि आप केस कायम करोगे तो हम आपको भी जान से मार देंगे। और हमारे साथ जुड़ गए हैं नीरज कुशवाहा, संवाददाता हैं। नीरज, जिस तरह से खबर है सीआरपीएफ के जवान के भाई की मृत्यु हो जाती, मृत्यु नहीं कहा जाएगा, हत्या कहा जाएगा, हत्या हो जाती है, जिसको लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन अब जो आरोपी हैं उनके परिजन धमका रहे हैं, क्या कहना है? इच्छा मृत्यु की मांग कर रहे हैं, वो भी पूरे परिवार समेत। मैं बता दूं, 24 फरवरी की रात की घटना है जहाँ में सीआर में लक्ष्मण दांगी के भाई की एक पैर एक हाथ काट के हत्या कर दी जाती है। और जहाँ पे 24 घंटे के अंदर आरोपी पकड़ जाते हैं, वहीं उसके कुछ परिजन आरोपियों के परिजन को जान से सीआर में जो लक्ष्मण सिंह दांगी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। उनके परिवार वालों को जो खेत पे जाते हैं वहाँ पे कुछ यादव बंधु हैं, वहाँ को जान से मारने की धमकी देते हैं। इसके चलते उन्हें लक्ष्मण सिंह ने आवेदन कलेक्टर और यहाँ के पृथ्वीपुर के डॉक्टर सचपाल यादव एमएलए से उनको भी ज्ञापन दिया है। इसके लिए इच्छा मृत्यु की हमें परमिशन दी जाए। जी मैम, बिल्कुल, क्या कहना है कलेक्टर साहब का? इच्छा मृत्यु की बात की जा रही है और ये बहुत शर्मनाक बात है कि सीआरपीएफ का जवान, चूंकि समस्याओं का हल नहीं मिला, आरोपी तो चले गए हैं गिरफ्तार होकर, लेकिन उनके परिजन लगातार परेशान कर रहे हैं। एक देश सेवा करने वाले इंसान जो कि उनके जो जिनकी मृत्यु हुई, जिनकी हत्या की गई है, वो भी सीआरपीएफ के जवान थे। नहीं, वो उनके भाई, वो छोटे भाई थे, वो घर का कोई माता पिता का ध्यान देते थे, वो कुछ खेती का काम करते, जहाँ पे कुछ पुरानी रंजिश के चलते बताया जा रहा है, जिसके चलते उसको घर बुलाया गया, उसको पेड़ से बांध के उसे हाथ काट दिया गया, एक पाँव काट दिया, 5 दिया। इसके बाद पृथ्वीपुर को पुलिस को जानकारी लगी तो रात 2:30 से उसको इलाज करवाया गया था, जहाँ से मेडिकल कॉलेज से रफ्तार दिया था, वहाँ से मौत हो गई थी।
जहाँ सीएफ का आपका जवान लक्ष्मण सिंह घर आए तो उन्होंने सीधा आरोपियों के नाम दर्ज FIR करने की मांग की हाँ। लेकिन जहाँ पुलिस ने 4 आरोपी पकड़ भी लिए गए थे उसके चलते उनको जान से मारने की धमकी दी जाएगी घर वालों को, लक्ष्मण सिंह को। उसके चलते उन्हें आत्महत्या के लिए उन्हें आवेदन दिया। जी मैम बिल्कुल, इस आवेदन की सुनवाई में आरोपी तो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उन परिजनों के ऊपर कोई कार्रवाई की जो लगातार इनको परेशान कर रहे हैं? अभी ऐसी कोई अभी पृथ्वीपुर थाने या एसपी साहब ने कोई अभी सख्त कदम नहीं उठाया। जहां उनको कलेक्टर के निर्देश में कल उनको ज्ञापन दिया गया तो कलेक्टर एक्सपर्ट बोलते हैं तो ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई की जाएगी। जो निर्दोष होंगे उनको पकड़े, निर्दोषों को छोड़ दिया जाएगा। कार्रवाई जिसने परेशान करो उनके खिलाफ उनकी कार्रवाई की जाएगी। जी मैम बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज तमाम जानकारियों के लिए। पृथ्वीपुर से खबर हम आपको बता रहे हैं किस तरह से एक CRPF जवान लक्ष्मण सिंह दांगी के भाई की हत्या कर दी जाती है। उन्होंने आवाज उठाई, आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया, लेकिन समस्या खत्म नहीं हुई। इन आरोपियों के परिजन लगातार जवान यानी CRPF जवान के परिवार को उनके साथ धमकी दे रहे हैं, जिसके चलते उन्होंने इच्छा मृत्यु की मांग की है। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं लक्ष्मण सिंह दांगी, जिनका ये मामला है, जिनके भाई की हत्या कर दी गई थी। बहुत बहुत स्वागत है लक्ष्मण जी आपका। लक्ष्मण सिंह दांगी जो कि CRPF जवान है, जिन्होंने परिवार समेत इच्छा मृत्यु की मांग रखी है। जी लक्ष्मण जी बताइए, कैसे 24 फरवरी को मामला, जब ये 24 फरवरी को उनकी हत्या की गई थी आपके भाई की? जी मैडम, मैं तो ड्यूटी के दौरान में मेरे को खबर मिली कि मेरे भाई की कुल्हाड़ी से काट के हत्या कर दी गई है। किस तरह की धमकियां आपको मिल रही हैं लक्ष्मण जी? किस तरह की धमकी दे रहे हैं? अभी मेरे को जान से मारने की धमकी मिल रही है यहाँ पे कि यदि लक्ष्मण भी अपनी खेती की जमीन पे आते हैं तो उनको भी हम जान से मारने की। तो देखा जाए ये मामला पूरा जमीन से जुड़ा हुआ है। नहीं मैडम, जमीन तो हमारी दूर में है, लेकिन कोई इन लोगों का पुराना रंजिश था हम लोगों से। हाँ। इन लोगों ने हमारे साथ में ऐसे घटना को वारदात दिया है। 24 तारीख की रात में मेरा भाई मेरे खेत पे था, इन लोगों ने उसको पकड़ के ले जाके उसका बहुत निर्मम तरीके से कुल्हाड़ी से काट के हत्या की है। बिल्कुल, तो क्या ये 4 लोग जो गिरफ्तार किए गए हैं या इसके अलावा भी और कोई शामिल है? जी मैडम, उसमें शामिल है, लेकिन अभी कोई उसमें वो नहीं, सरकार के द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि जो और 4 लोग हैं और भी 4 आरोपी हैं उसमें, लेकिन ये इसमें कोई सरकार निर्णय नहीं ले पा रही है कि जो हैं और जो हमें धमकी दे रहे हैं उनके परिवार वाले की हमारे परिजनों के खिलाफ आप केस करोगे तो हम आपको भी जान से मार देंगे, वो आपके बच्चों को। तो क्या ये आपकी सुरक्षा के लिए जब आपने कलेक्टर और MLO को अपना आवेदन दिया है, अपनी जब तकलीफ बताई, इस तरह की परेशानी अपनी बताई, तो क्या उनकी तरफ से आपकी सुरक्षा को सुनिश्चित करते हुए कोई ठोस कदम उठाया हो? जी मैडम, कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। उन्होंने भेजा, जो उन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है हमारी जमीन के ऊपर में, ये अपना मकान वगैरह बना रखा है, उसको हटाने के लिए भी हमने SDM को, कलेक्टर को, SP को, सभी को आवेदन दिया मैडम। हाँ। लेकिन अभी तक उसके बारे में कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उनका मकान वगैरह जो भी है, हाँ। वो कोई ना तोड़ किया गया, ना वहाँ से हटाया गया, उन लोगों को कुछ नहीं किया गया इसके बारे में। बिल्कुल। लक्ष्मण जी, एक सवाल मेरा आपसे जरूर ये पूछना चाहूंगी, रहेगा आपसे सवाल, इच्छा मृत्यु ही क्यों? मैम, हम लड़ाई इच्छा मृत्यु चाहते हैं कि अभी मेरे परिवार में कोई नहीं है। मैं तो अभी चला जाऊंगा अपनी ड्यूटी के लिए, क्योंकि मैं एक देश की रक्षा में अपनी जान गंवा रहा हूँ। आज 12 साल से CRPF में जॉब कर रहा हूँ, तो मैं अपने प्राणों की आहुति देके भी अपने देश की रक्षा कर रहा हूँ। और जब हमारी सुरक्षा नहीं, हमारे परिवार की सुरक्षा नहीं, तो हम क्या करेंगे? अभी हमारे घर में कोई नहीं है, पिताजी है नहीं, कोई नहीं है, 2 बच्चे हैं छोटे छोटे, एक मेरे भाई का, एक मेरा, तो हम जिंदा रह के भी हम क्या करेंगे? हमारे परिवार की क्या सुरक्षा है यहाँ पे? आपने बहुत अच्छी बात कही कि रक्षक की बात जो आपने कही कि आप 12 सालों से देश की सेवा दे रहे हैं। ऐसे कर्मठ लोग, जवानों की जब हम बात करते हैं तो उनसे हमें सीखने को मिलता है। इच्छा मृत्यु की मुझे ऐसा लगता है ये बात तो की जानी ही नहीं चाहिए। आपने इतना बड़ा कदम उठाया कि 4 लोगों को आपने गिरफ्तार करवा लिया है, 4 लोग और अभी बाकी बचते हैं, तो आपको हिम्मत नहीं हारनी है। आप उन परिजनों के खिलाफ भी लगातार लड़ाइयाँ लड़िए, कार्रवाई करने की बात कीजिए। कलेक्टर और MLA उन तक भी हमारी बात पहुंच गई होगी। इस वक्त आपको लाइव पूरी जनता सुन रही है लक्ष्मण जी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी बात को
ऊपर तक उठा सके। सीएम हेल्पलाइन में भी आप चाहें तो मदद की गुहार लगा सकते हैं, वहां से शायद आपको तुरंत। मैं राष्ट्रपति से गुहार और अपना श्रीमान प्रधानमंत्री जी से मैं गुहार लगा रहा हूं कि मेरे को न्याय दिलवाइए, नहीं तो मैं नौकरी भी छोड़ दूंगा और मेरे को कोई जरूरत नहीं मैडम, मैं अपने बच्चों को रोड पर रख के मैं भीख मांग के अपना परिवार का भरण पोषण कर लूंगा, मेरे को कोई जरूरत नहीं। यदि जब हम देश की सुरक्षा कर रहे हो, हमारी सुरक्षा नहीं है, तो हमें कोई जरूरत नहीं मैडम ऐसे वो करने की। नहीं लक्ष्मण जी, मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ आपकी इस बात को, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि खबर भारत की टीम हमेशा आपके साथ खड़ी रहे। कुछ भी ऐसा होता है जहां आपको लगता है मीडिया की मदद की जरूरत है, खबर भारत हमेशा आपके साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमसे जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। नगर निगम के द्वारा गोल बाजार के व्यापारियों को मालिकाना हक देने के साथ कई विसंगतियों पर ध्यान दिलाने के लिए विशाल मानव श्रृंखला बनाई गई, जिसमें सारा का सारा है गोल बाजार हमारा है, ऐसे नारे लगाए गए। पिछले कई दशकों से व्यापारी गोल बाजार में व्यापार कर रहे हैं। महापौर ने गोल बाजार को लेकर कुछ नियम बताए हैं, जिसके विरोध में व्यापारी महासंघ ने विशाल मानव श्रृंखला बनाकर नगर निगम के खिलाफ आवाज उठाई है। एजाज ढेबर साहब ने कहा था कि हम रजिस्ट्री करेंगे, तो पूरे व्यापारी खुश हो गए थे कि अभी हमारे गोल बाज़ार की रजिस्ट्री होने वाली है। लेकिन उसमें बहुत सारी ऐसी भी संगतियां जोड़ दी गई है, जैसे विकास शुल्क का 1000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से जोड़ दिया गया है। रजिस्ट्री खर्च में हर फ्लोर के लिए पैसा मांगे जा रहे हैं, और निर्माण शुल्क भी माना जा रहा है। तो ये सब देखते हुए अगर हम ये चाहते हैं कि न विकास शुल्क लिया जाए और रजिस्ट्री जो की जाए सिर्फ भूतल की जाए, 2-3 मंजिल की न की जाए, और यही सब बातों को लेके और ये मानव श्रृंखला बन रही है। और अभी तक हमारे को एजाज ढेबर साहब से ये आश्वासन नहीं मिला है। कोरिया के मनवारी से तालाब में डूबने से 12 साल के बच्चे की मौत हो गई, जिसके बाद गांव में सनसनी का माहौल है। परिजनों ने उनके मुताबिक बालक को मिर्गी की शिकायत थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आपको बता दें, कोरिया से एक खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं तस्वीरों में, यही वो तालाब है जहां उस बच्चे की डूबने से मौत हुई है। बच्चा लंबे समय से बीमार चल रहा था, तालाब शौच के लिए गया हुआ था, लेकिन वहां से वापस नहीं लौटा, उसके डूबने की खबर आई। और हमारे साथ कोरिया से संवाददाता हरिओम पांडे फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हरिओम, जिस तरह से बच्चे को मिर्गी की शिकायत बताई जा रही है, उसकी उम्र क्या रही होगी, और क्या उस वक्त तालाब में जब वो जा रहा था वहां परिवार का कोई सदस्य उसके साथ नहीं था? ये पूरा मामला किलारी थाना क्षेत्र के अंतर्गत का है। ग्राम बनवारी के पंचलाल पाव का पुत्र जो कि शौच के लिए गया था और उसको मिर्गी की शिकायत थी, और मिर्गी में अक्सर ऐसा होता है कि आग और पानी से बचना होता है। बिल्कुल। और पास में ही एक बिल्डिंग निर्माण हो रही है, उसी पे उनकी माँ काम कर रही थी, और बच्चा के शौच गया और उसको वहीं मिर्गी मारने के कारण वो डूब गया। जी बिल्कुल, मतलब बच्चे को बाहर निकाल लिया गया, उसके शव को? जी, शव को निकाल लिया गया है। पुलिस ने पंचनामा बनाकर पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया हरिओम। नरसिंहपुर जिले के गाड़ावारा तहसील के अंतर्गत नगर साईखेड़ा में वार्ड क्रमांक 7 और 8 के बीच प्रसिद्ध शिव मंदिर है, जहां चमत्कारी भगवान शिव शंकर को भक्तों के द्वारा जल और दूध पिलाया गया। भगवान शिव के साथ नंदी ने भी दूध पिया। इस चमत्कारी दृश्य पर खबर भारत के संवाददाता विनोद चौकसी ने खास रिपोर्ट पेश की। भगवान नंदी महाराज की जय, भगवान शंकर की जय, भोलेनाथ भगवान की जय, नंदी भगवान की जय, नंदी भगवान की जय, भोलेनाथ भगवान की जय। नगर परिषद साईखेड़ा है। नगर परिषद साईखेड़ा के ये छोटा सा यहाँ पर मंदिर है। यहाँ पर भगवान शंकर की पिंडी है, और यहाँ पर नंदी महाराज की भी
यहाँ मूर्ति बनी हुई है। चम्बा से फिर आया आपने? जी हाँ। देख सकते हैं यहाँ की महिलाएं खड़ी हैं। क्या क्या स्थिति है? संकट पी रहे हैं, जल पी रहे हैं। और देख सकते हैं महिलाएं भी बोल रही हैं कि कोरबा जिले के करतला थाना क्षेत्र में जला हुआ शव खेत में बरामद हुआ है। मृतक की पहचान कोरबा के पुरानी बस्ती नीम चौक में रहने वाले 20 साल के कृष्णा गंगावने के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार कृष्णा की हत्या किसी धारदार हथियार से सिर के पिछले हिस्से में प्रहार कर की गई है, जिसके बाद मृतक को करतला मुख्य मार्ग से लगभग 100 मीटर दूर गड्ढे में लाकर फेंक दिया गया था। मृतक मालवाहन में घरेलू सामान गांव-गांव जाकर बेचता था। आखिरी बार वो धर्मजयगढ़ के लिए घर से निकला था, जिसके बाद उसके मालवाहन का भी कुछ पता नहीं चला। क्या बोल के निकले इस घर से? बोले मैं फेरी करे बर जाता हूँ करके मेरे हाथ से रोटी भी खाया सर कल 2 टुकड़ा। अच्छा, फिर क्या हुई? उतने में वो चले गया, मैं बैंक गई थी, बैंक से आई तो थोड़ा सा मिला है मेरे से बस, और उतने में फिर 5 बजे चले गया वो। अच्छा, काकरो साथ दुश्मनी नहीं सर, किसी के भी साथ। हमारा जो घटनास्थल पर आया गया और देखा गया कि एक अज्ञात जो शव है वो अर्ध जला हुआ अवस्था में वहाँ पर पड़ा हुआ था। क्या लगता है सर, एक सप्ताह में 2 लाश इस प्रकार से बरामद हुई है? क्या पेट्रोलिंग पार्टी ठीक से नहीं होती है यहाँ? नहीं, पेट्रोलिंग का नहीं है ये कि चूँकि ये हाईवे है, यहाँ पे पास में रायगढ़ भी है और जहाँ जांजगीर जिला का भी ये बॉर्डर लगता हुआ है, और मृतक जो बॉडी है उसका पीएम अभी कराया गया है, जिस पर जो है काफ़ी गंभीर चोट सर के पीछे उस पर पाया गया। कोरबा में करतला थाना क्षेत्र में एक जली अवस्था में डेड बॉडी रिकवर हुआ है, और चूँकि वो अज्ञात है जिसमें किसी प्रकार से कोई पहचान उसकी नहीं हो पा रही है, आसपास में सभी जिलों के सरहदी जिलों में और सभी थाना क्षेत्र में इसमें कहीं अगर कोई निशान दर्ज हुआ हो या कोई किसी व्यक्ति के गायब होने की सूचना हो, उस पर अभी सभी जगह पत्राचार किया गया है और इसमें मर कायम करके इन्वेस्टिगेशन जारी किया जा रहा है। विक्रम सिंह से हमारे संवाददाता खबर भारत के लिए कोरबा से जुड़े हुए हैं। विक्रम, जिस तरह से आपने जब उनसे सवाल किया तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मामला पेट्रोलिंग का नहीं है, तो क्या किसी तरह की कोई वहां चाक चौबंद व्यवस्था नहीं है? 1-2 हत्याएं हो चुकी हैं अब तक, कम वक्त में 2 हत्याएं, बड़ा मामला। जी विक्रम। आपको बता दें कि कोरबा से हम खबर आपको बता रहे हैं और हम चर्चा करेंगे विक्रम सिंह से। मामला दरअसल घर से जो व्यक्ति था वो फेरी लगाकर सामान को बेचा करता था और घर से निकला धर्मजयगढ़, जब निकला तो वापस नहीं लौटा और ना ही वो माल वाहन मिल पाया है जिसको लेकर वो अपने घर से निकला था सामान बेचने के लिए। कृष्णा नाम बताया गया उस व्यक्ति का जानकारी के अनुसार, और जानकारी ये भी मिली है कि किसी धारदार हथियार से उस युवक की हत्या की गई है। और हमारे साथ एक बार फिर से विक्रम सिंह फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। विक्रम, क्या कहना है पुलिस का? अगर कम वक्त में 2 वारदात होती हैं, इस तरह की 2 हत्याएं, तो पुलिस ने किस तरह की दलीलें पेश की? पुलिस ने तो ये कहा है कि पेट्रोलिंग टाइम टू टाइम ही होता है और इसमें वो लोग तो जांच करके इसमें बता पाएंगे कि मतलब ये हत्या क्यों हुई है। जो पहले जो मामला था उसमें भी उनके पास में मतलब 302 और मर्ग कायम करके ही वो बेचना में लगे हुए थे, और इस मामले में जो उन्होंने मतलब इस मामले में भी सेम ही काम मतलब बिल्कुल काम किया हुआ है। हाँ जी। हाँ, परिजनों ने किसी पे शक जताया हो, संदेह है? उनकी माता जी की हम बातचीत सुन रहे थे कि किस तरह से आखिरी बार जब बातचीत हुई। नहीं, वो उनकी माता जी नहीं, वो उनकी मामी जी है, उनका नाम सुशीला है। उन्होंने ये बताया था कि जो लड़का है वो शाम को 4 बजे तक वो वापस नहीं आ पाया था जी, तो उनको मतलब चिंता हो गई थी और उन्हें जी दूसरे दिन ये मालूम चला था कि लाश मिला हुआ है, तो वो लोग पता करने के लिए गए थे कोतवाली, और कोतवाली में उन्हें मृतक का फोटो दिखाया गया, फिर उन्होंने वहां उसे पहचाना कि वो कृष्णा ही है करके। प्रथम दृष्टया पुलिस को क्या लग रहा है, क्योंकि माल वाहन भी नहीं बरामद किया गया? जी, अभी शायद ऐसा मुझे मालूम चला है कि अभी माल वाहन तो बरामद कर लिया गया हुआ है, लेकिन मुझे
मेरे पास तो उतना अभी इसके विषय में डिटेल्स तो नहीं है। मतलब ताज़ा अपडेट ये है कि जो हमने अभी बताया दर्शकों को कि माल वाहन नहीं मिला था, ताज़ा अपडेट के अनुसार माल वाहन मिल चुका है अब। जी विक्रम, चलिए तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रम। नैनपुर पिंडरई में यूथ कांग्रेस के द्वारा धरना प्रदर्शन के बाद राज्यसभा सांसद संपतिया उइके और केंद्रीय इस्पात मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते का पुतला जलाया गया है। पार्टी का कहना है कि मंडला सांसद के द्वारा लगातार मंडला जिले को जिस प्रकार से अनदेखा किया जा रहा है, जनता की भावनाओं से सीधा सीधा खिलवाड़ हो रहा है। रेल संचालन में भी निष्क्रियता दिखाई जा रही है, वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस बारे में यूथ कांग्रेस का कहना है कि आगे भी ये क्रम चालू रहेगा। ये हमारे क्षेत्र की जनता को हमारे दोनों सांसद, राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी, फग्गन सिंह कुलस्ते जी हमारे क्षेत्र की जनता को निरंतर बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमारे यहाँ ट्रेनों का संचालन बार बार कहा जाता है कि ये 1 तारीख को कर दिया जाएगा, 7 तारीख को, अभी तक कोई व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की ही नहीं गई है। एक षड्यंत्र के तहत अंबानी अडानी को देने के लिए 1 साल से इस क्षेत्र के साथ सौतेला व्यवहार करते हुए ट्रेनें रोक दी हैं और ये जनता ठगी हुई महसूस कर रही है, जिसने अपनी आत्मा स्वरूप जमीनों के ऊपर पटरी भिजवा दी और पटरी से उसको कोई फायदा नहीं मिल रहा। उसके बच्चे आज भी इलाज को तरस रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट 7 मार्च से शुरू होने जा रहा है। बजट सत्र में 13 बैठकें होंगी। सत्र को लेकर विधानसभा परिसर में प्रेस वार्ता में विधानसभा अध्यक्ष चरणदास महंत ने दैनंदिनी नाम की एक डायरी का विमोचन किया। बजट सत्र को लेकर अध्यक्ष ने कहा कि ये पहली बार है जब सवाल ऑनलाइन मंगाए गए थे। इस प्रयास में सफलता मिली है। इस बार 1682 प्रश्न आए हैं, जिनमें से 1499 प्रश्न ऑनलाइन प्राप्त हुए। 7 मार्च को राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत होगी। मैं 5 बार लड़ चुका हूँ विधानसभा, 4 बार विधायक रहा, 5 बार लड़ चुका हूँ लोकसभा, 3 बार जीता। अच्छा मैम, 11वीं बार मेरी बीवी लड़ गई, वो भी जीत गई। तो संसदीय व्यवस्था है भारत देश की, संवैधानिक जानकारियाँ लेने की, एक राज्यसभा ऐसा है जो बचा हुआ है, तो अंतिम इच्छा हो सकती है। रायपुर में 11 मार्च को पुराना पेंशन बहाली को लेकर NMOPS राज्य सरकार का ध्यान आकर्षण करेगा। इस पर जानकारी देते हुए केदार जैन प्रदेश संयोजक NMOPS ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन से वंचित जो 1 जनवरी 2004 से नियुक्त कर्मचारी अधिकारियों को उनकी संख्या 2,80,000 है, उसका पुरानी पेंशन की बहाली से उनके और उनके परिवार का भविष्य सुरक्षित होगा। हमें पूरा विश्वास है जिस तरीके से काला अध्याय शिक्षाकर्मी प्रथा को समाप्त माननीय भूपेश बघेल करके शिक्षाकर्मी भर्ती ना करके सीधे शिक्षकों की भर्तियां कर रहे हैं, उसी प्रकार से पुरानी पेंशन बहाल करेंगे, नवीन पेंशन को समाप्त करेंगे, उस काला अध्याय को भी माननीय भूपेश बघेल समाप्त करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। और उसके बाद अगर ये सौगात छत्तीसगढ़ के 3 लाख कर्मचारियों को सरकार देती है तो छत्तीसगढ़ में ऐतिहासिक भव्य और विशाल कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के सम्मान में और पूरे मंत्रिमंडल के सम्मान में कार्यक्रम रखा जाएगा। 10वीं की छात्रा के साथ एक युवक ने रास्ता रोककर छेड़छाड़ की। जब लड़की के भाई और मामा ने इसका विरोध किया तो उसने अपने साथियों के साथ मिलकर छात्रा के साथ भी मारपीट की और उनके परिजन के साथ भी। घटना के बाद आरोपियों पर मामला दर्ज करने की बात को लेकर स्थानीय लोगों ने थाने का घेराव किया। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक समेत 3 अन्य लोगों पर मारपीट, छेड़छाड़, जान से मारने की धमकी समेत पॉक्सो एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज कर चारों युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। और हमारे साथ शुजालपुर संवाददाता पिंटू सोनी फोन लाइन पर। पिंटू, जिस तरह से छात्रा को छेड़ने की जो बात निकल कर आई है, क्या इससे पहले भी छात्रा के साथ इस तरह की हरकत हो चुकी है उस युवक के द्वारा? जी पिंटू। जी पिंटू, आप तक आवाज पहुंच रही है मेरी? दरअसल खबर सुजालपुर से है, जहां हम संवाददाता से बात करेंगे, लेकिन कुछ तकनीकी समस्या के चलते हम उनसे बात नहीं कर पाए। परीक्षा देने आई एक 10वीं की छात्रा के साथ छेड़छाड़ का ये मामला हम आपको बता रहे हैं, जो कि सुजालपुर की खबर है। बदमाशों ने न सिर्फ छेड़छाड़ की, बल्कि जब
विरोध किया गया छात्रा के द्वारा, तो ना सिर्फ छात्रा के साथ मारपीट की बल्कि उसके परिजन, उसके भाई और मामा उस वक्त मौजूद थे, उनके साथ भी मारपीट की गई। हालांकि प्रकरण दर्ज कर लिया गया है। पुलिस ने छेड़छाड़ करने वाले युवक के साथ ही 3 लोगों पर भी मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन एक बड़ा सवाल महिला की सुरक्षा पर यह भी उठता है कि आखिर ऐसा हुआ क्यों और ऐसा लंबे समय से क्यों चल रहा है। हमारे साथ पिंटू सोनी एक बार फिर से जुड़े हैं, हम उनसे सवाल रखेंगे। पिंटू, जिस तरह से ये घटनाएं सामने आती, महिला की सुरक्षा जो होती है वो हमेशा हाशिए पर ही होती है, क्या कहना है पुलिस वालों का? बिल्कुल कातिक भैया, मैं बताना चाहूंगा कि ये जो महिलाओं की और जो बालिकाओं की सुरक्षा को लेकर अक्सर मध्य प्रदेश में कहीं न कहीं इन सब चीजों पर प्रतिचिन्ह लगते ही आ रहा है। अधिकांशतः हम देखने में आ रहा है कि विद्यालय में जो छात्राएं हैं, जो नाबालिग छात्राएं, उनके साथ आजकल छेड़खानी के या बदतमीजी के कुछ ज्यादा ही प्रकरण सामने आ रहे हैं। जैसे एक मामला शाजापुर जिले के भेसा थाने क्षेत्र में भी आया है, जहाँ पे अपने गाँव से 10वीं की परीक्षा देने आई एक छात्र जो कि स्कूल में परीक्षा देने आई थी, वहां पर रास्ते में एक छात्र द्वारा, एक लड़के द्वारा, असामाजिक तत्व द्वारा उस लड़की को रोककर उसके साथ बदतमीजी की गई और उसके साथ मारपीट की घटना भी की गई। इतना ही नहीं, उस बालिका ने जब इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया तो उक्त संदिग्ध व्यक्ति ने उसके साथ उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस तरह से देखा जाए तो बहुत सारे प्रकरण, अनगिनत प्रकरण हमारे सामने लगातार आते ही जा रहे हैं कि कहीं न कहीं छात्राओं की और महिलाओं की सुरक्षा पे प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। बिल्कुल। क्या ऐसे मंचलों पर जल्द कार्रवाई करने की बात कही पुलिस ने? हेलो, हाँ पिंटू, आवाज पहुंची मेरी? ऐसे असामाजिक तत्व जो बेवजह छात्राओं को परेशान करते हैं, ऐसे लोगों को कठोर सजा देना बल्कि तुरंत सबक सिखाना कितना जरूरी हो जाता है, क्या इस ओर ध्यान है प्रशासन का? बिल्कुल। जैसे ही यह मामला हुआ था तो उस दौरान उस लड़की के साथ उसका भाई और उसके मामा भी वहां पे गए हुए थे। यह घटना का पूरा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा भैया मैं कि यह घटना 26 फरवरी की है, जब एक 10वीं में पढ़ने वाली छात्र, एक निजी स्कूल में पढ़ने वाली छात्र अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर देने के लिए परीक्षा केंद्र पर आई थी। जब वह वापस घर लौट रही थी, उसी दौरान एक बाहर खड़े अरमान नाम के एक निवासी ने, जो कि बेहतर का ही निवास करने वाला है, उसने उसका पीछा करते हुए उस लड़की से अपना इजहार किया। उसके बाद उसका मोबाइल नंबर मांगा। जब पूरी छात्रा ने इस पूरे घटनाक्रम का विरोध किया तो उसने बदतमीजी करते हुए उसे देख लेने की धमकी दी। इसके बाद इस घटना से घबराई हुई छात्रा ने दूसरे दिन, मतलब कल शनिवार को, जब अपना अंग्रेजी का पेपर था तो उस पेपर में नहीं जाने का मन बनाते हुए उसने यह फैसला लिया कि मैं परीक्षा देने नहीं जाऊंगी। जब इस पूरे घटनाक्रम, उसने परीक्षा नहीं देने जाने का जब उसने फैसला लिया तो उसके परिजनों ने इसका कारण पूछा कि बेटा क्या बात है, तो तुम परीक्षा देना नहीं चाहती? तो इसके बाद उस छात्रा ने रो कर अपने भाई और अपने मामा को परीक्षा केंद्र पर जो घटनाक्रम घटित हुआ था 26 फरवरी को, उसके बारे में उसने पूरा घटनाक्रम विस्तार से बताया। जब उसके मामा ने और उसके भाई ने उसको आश्वस्त किया कि हम दोनों तुम्हारे साथ चलते हैं और तुम्हारे साथ ऐसा कोई घटनाक्रम घटित नहीं होगा, उसके बाद छात्रा ने जैसे जैसे मन बनाकर पुनः ही अपने परीक्षा केंद्र पर परीक्षा देने के लिए गई। जब वह परीक्षा केंद्र में अंदर प्रवेश कर रही थी, उसी दौरान उस छात्र ने फिर से उसे रोककर उसके साथ बदतमीजी की और उसके साथ छेड़खानी की। तो जब इसका विरोध करने के बाद जब वो बालिका चिल्लाई, उसके बाद उसका भाई और मामा उस लड़की को बचाने के लिए वहां पर आए। उस दौरान उस जो असामाजिक तत्व था उसने अपने अन्य मित्रों के साथ उनको बुलाकर उनके साथ भी मारपीट की और जान से मारने की। जी बिल्कुल, ठीक है पिंटू, हम समझ गए कि बहुत ज़रूरी हो जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया पिंटू आप तमाम जानकारियों के लिए। दर्शकों से ज़रूर ये कहना चाहेंगे, खासतौर से महिला दर्शकों से, जिस वक्त हमारे इस कार्यक्रम को, इस बुलेटिन को सुन रही हैं, इस मुद्दे को उन्होंने गौर से देखा होगा और सुना भी होगा कि किस तरह से आवाज़ उठाना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ऐसे मामलों में, खासतौर से, ताकि ऐसे मंचलों के हौसले बुलंद ना हो पाए। ये एक सराहनीय काम था कि छात्रा ने अपने परिवार को बताया, क्योंकि अक्सर ऐसे मामलों में देखने को मिलता है कि छात्राएं, खासतौर से बच्चियां, अपने घर में अपनी तकलीफ नहीं बता पाती, शायद इसलिए क्योंकि आज भी 70% ग्रामीण क्षेत्रों में वही हाल है, समाज का डर, और बच्चियां अपने मन की बात अपने परिवार को नहीं बता पाती। ऐसी स्थिति में सुजालपुर की ये खबर एक उदाहरण के रूप में सामने आई है कि किस तरह से उस बच्ची ने आखिर अपने परिवार को बताया। परिवारजनों ने, खासतौर उसके भाई और मामा ने जाकर उस बदमाश की कहा जाए तो उसको सबक सिखाने के बारे में ठाना, और पुलिस ने भी मदद की। समय रहते उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जरूरी हो जाता है सही समय पर आवाज को उठाना।
और हमारे साथ जुड़ चुके हैं कि केसर राजपूत है हमारे साथ, जो जांच अधिकारी हैं बिरछा के। बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जी केसर जी। हाँ नमस्ते जी केसर जी, एक जरूर बात पूछना चाहूंगी। अभी जो खबर बेरछा से आपने एक बहुत अच्छा कदम उठाया है कि उस मंचले को हिरासत में ले लिया है, लेकिन इसकी पुनरावृत्ति ना हो। महिलाएं अपने बच्चियां, खास तौर से मैं बात करना चाहूंगी, बच्चियां अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और पुलिस को अपना दोस्त माने ताकि आप तक वो बात पहुंचाएं। इसके लिए क्या आश्वासन आप देती हैं छात्राओं को? किस तरह की जागरूकता की जरूरत है? जागरूकता में श्रीमान हम स्कूलों में जाते हैं, बच्चों को कहते हैं कि किसी से डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई परेशान करता है तो नंबर लगाएं। और क्या अगर एक लड़की को कोई छेड़ता है, पीछे पीछे आता है, तो दूसरी लड़कियां साथ में भागे नहीं, उनका संघर्ष करे। केसर जी, अब इस मामले पर एक सवाल रखती हूँ आपसे, विशेष रूप से इसी मामले पर कि उस व्यक्ति का क्या हुआ जो छेड़छाड़ का आरोपी है, क्या उसके ऊपर कार्रवाई? जी उनको है ना, जो छेड़छाड़ का आरोपी है ना मैम, उनको गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार करके वो जो छेड़छाड़ का आरोपी है अरमान, उसको गिरफ्तार कर लिया है। और जो उसके साथी, जिसका भाई मतलब बचाने के लिए दौड़ा था, उस भाई के साथ और मामा के साथ मारपीट करी थी, उनके जो अरमान के जो दोस्त थे ना, उनको गिरफ्तार कर लिया है। अब इन बच्चियों की सीख की बात का जवाब आपने दिया था कि जागरूकता बहुत जरूरी है। अब मैं दूसरा सवाल आपसे करती हूँ, ऐसे मंचलों को तुरंत सबक मिले, इसके लिए पुलिस क्या ठोस कदम उठाती है? मंचल को सबक मिले इसलिए सघन मतलब है ना, कस्बे में वो कर रही है, गश्त कर रही है। जहाँ स्कूल है, जहाँ भी कोई प्रोग्राम होता है, वहाँ पुलिस जाती है और रहती है, तो हम उनको समझाते और उनको पकड़ के लाते हैं और पेश करते हैं। अगर नाबालिग होता है तो उसको, अगर कोई लड़की आके बढ़ती है तो उसको 500 एक्ट के तहत मुकदमा कायम करते हैं, जैसी वो स्थिति बताती है वैसी। और अगर कोई ऐसा लड़का है तो बड़ा है तो मुकदमा ही कायम करके उसको पेश करते हैं। गिरफ्तार करके पेश करा है हमने, इनको जमानत भी नहीं दी है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुक्रिया केसर जी हमसे जुड़ने के लिए, और आपकी बातें हमारी छात्राओं पर काफी असर डालेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। और इस खबर के साथ ही बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।